हम आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं जीव जगत। ठीक है, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें एक टर्म को जान लेना बहुत आवश्यक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी। ठीक है, एक्चुअली बायोलॉजी होती क्या, देखो बायोलॉजी। ठीक है, देखो ये जो बायोलॉजी है ना, ये बायोलॉजी देखो दो टर्म से मिलकर बनी। देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया। बायो मतलब होता है लाइफ, क्या होता है लाइफ, और ये जो है लॉजी है ना, ये लॉगस से आया है। किससे आया है, लॉगस, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी मतलब जानते ही आप क्या होता है, अध्ययन होता है, और लाइफ मतलब जीवन, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी। इसमें हम लाइफ फॉर्म का अध्ययन करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी। ठीक है ना। अभी देखिए बायोलॉजी के जो पिता थे वो थे अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। ठीक है, ये देखो इतना हो गया। अब इसके आगे ये देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी है इसको बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ये देखो ऐसे, पहला क्या था, पहला था जूलॉजी। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा था वो था बॉटनी। ठीक है, क्या था, बॉटनी। ठीक है, अभी देखो जूलॉजी के जो, इसमें हम देखो जंतुओं का अध्ययन करेंगे और इसमें पादप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके जो पिता थे वो वही थे जो बायोलॉजी के पिता, मतलब वो कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, और इसके जो थे वो थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना। अभी देखो इसमें हम आगे चलते हैं। हमने ये बताया आपको कि ये जो बायोलॉजी होती है इसमें हम जीवन से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, मतलब लाइफ से जुड़ी घटनाओं की अध्ययन करेंगे। अब बात ये आती है कि एक्चुअली जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, लाइफ लाइफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ, जीवन है क्या। तो देखो हम बताते हैं आपको कि जीवन होता क्या है। जीवन ये होता है जिसमें कुछ निम्नलिखित लक्षण होते हैं। वो कौन कौन से लक्षण, देखिए पहला होता है ग्रोथ। ठीक है ना, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, क्या, रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, चौथा होता है मेटाबॉलिज्म, क्या, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और पांचवा होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश को देख के परेशान मत होइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन, और कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। ठीक है, अभी मैं एक एक चीज को पकड़ पकड़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप पहले देख लीजिए। देखिए मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स का अगर एक डेफिनिट वे में ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, उसी कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए हम एक एक को देखते हैं। पहला है हमारा ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ मतलब होता है अगर कोई भी पिंड, ठीक है, वो उसमें साइज में बढ़ रहा है, ठीक है, और वो जो बढ़ोतरी है वो इरिवर्सिबल, मतलब सिर्फ एक ही दिशा में हो। अगर एक बार बढ़ गया फिर छोटा ना हो, और ये उसकी पूरी लाइफ तक चलता रहे, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं वृद्धि। ठीक है ना। अभी देखो इसमें लिविंग बीइंग के केस में जो वृद्धि होती है वो दो तरह से हो सकती है। कैसे, एक तो हो सकती है सेलुलर डिवीजन से। किससे हो सकती है, सेलुलर डिवीजन से। ठीक है, इसे सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेलुलर डिवीजन का या फिर सेल डिवीजन का। देखिए ये क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, मतलब देखिए अगर कोई एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनना क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। सोचिए आप, पहले आप इतने से थे, उसके बाद इतने से हुए, इतने से और बड़े और बड़े, क्या कैसे बढ़े आप, ये इसी से बढ़े, सेल डिवीजन से बढ़े। पहले आप में जो सेल्स की अमाउंट थी वो बहुत कम थी, बहुत कम मात्रा में आपके पास सेल्स थी, लेकिन अभी आप बड़े हो गए, आपके शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब आप बड़े होने के लिए आपको सेल डिवीजन करना आवश्यक है, बिना सेल डिवीजन के आप बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा एक बात तो ये हो गई, और जो दूसरी इसमें बात आती है वो आती है एक्युमुलेशन की, एक्युमुलेशन। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये एक्युमुलेशन क्या होता है मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लो आपके पास ये आपकी एक सेल है, ये दो भागों में डिवाइड हो गई।
अभी देखो ये क्या, देखो ये देखो जो सेल है हमारी पहले वाली, ये देखो थोड़ी बड़ी सी है, ठीक है। अब इससे जो सेल बनी है हमारी देखो छोटी छोटी बनी है, एक ये, ऐसा क्यों हुआ भैया? देखो अभी इसी सेल को आप, ये जो सेल है हमारी, इसी को ना दो भागों में काटे हो। अब इसको दो भागों में काट दिए हो, मतलब ये आधा इधर आ गया है, आधा इधर चला गया, मतलब ये जो सेल थी ये छोटी छोटी है। अब इसको फिर से इतना बड़ा होना है, देखो इतना बड़ा, ठीक है। तो क्या करेगी ये सेल, क्या करेगी, इसमें होता है एक्यूमुलेशन, इसमें बाहर से पदार्थ को अंदर लाया जाता है ताकि ये सेल कैसी हो सके, बड़ी हो सके, ठीक है ना। तो ग्रोथ के दो वे है, पहला क्या है सेल डिवीजन, दूसरा क्या है एक्यूमुलेशन। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल 1 से 2 होती है, और एक्यूमुलेशन क्या होता है, जो सेल है उसमें उसकी साइज में वृद्धि होती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, देखो ये जो एक्यूमुलेशन है इस सेल में होता है इनसाइड से, मतलब कोई पदार्थ आता है बाहर से और अंदर रहता है, अब बाहर से आया अंदर गया, एक्यूमुलेशन हुआ, सेल हो गई बड़ी सी। अच्छा ये एक बात हो गई। आपने शायद कभी पर्वत देखा हो, देखो मान लेते हैं पर्वत है, ठीक है, पर्वत ऐसा है, देखो नंगा भूंगा सा पूरा पत्थर है। अभी देखो इसमें क्या हुआ, बर्फबारी होने शुरू हो गई, ये देखो ये ऊपर से पूरे बर्फ जम गई, ये पूरा आइस है, ठीक है आइस। अब क्या आप बता सकते हो कि ये पर्वत में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई, लेकिन इसमें जो एक्यूमुलेशन हुआ है, जो पदार्थ आके यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है वो बाहर से आया है। अब देखो बाहर से आया फिर अंदर से आया, वृद्धि हो गई तो हो गई। इसलिए ये जो हमारा पहला कैरेक्टर है जिसे कहते हैं हम ग्रोथ, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मतलब ग्रोथ से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि जो हम जिस पिंड पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो एक्चुअली लिविंग है कि नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि देखो हमने यहीं पर देख लिया, एक्यूमुलेशन अगर एक्सटर्नली हो रहा है, बाहर से हो रहा है, तो वो नॉन लिविंग के केस में देखो हो रहा है पर्वत में, ठीक है। लेकिन अगर यही एक्यूमुलेशन अंदर से हो रहा है, बाहर से कोई पदार्थ आया अंदर चला गया और यहीं पे रह गया, तो इसके साइज में जो वृद्धि हुई ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टर, लेकिन ये क्या हुआ, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। ये जो हमारा पहला था ये भैया तो आधा फ्लॉप हो गया। हाँ लेकिन ये तो है ना कि लिविंग बीइंग वृद्धि करता है, एक बात हमारी खत्म हुई। दूसरी बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, ठीक है। देखो इसमें दो चीजें, एक होता है री मतलब होता है पुनः, मतलब अगेन, ठीक है, और प्रोडक्शन मतलब होता है बनाना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना। देखो मैं लिख देता हूं बनाना, ठीक है, मतलब किसी चीज को बार बार बनाना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी की जब इसकी बात हम बायोलॉजी में करते हैं तो वहां पे कहते हैं कि यह एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो भी जीव जंतु है वो अपने समान, ठीक अपने समान नए नए प्राणियों को जन्म देते हैं, ठीक है, यही होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो मान लो ये हमारा एक छोटा सा नन्हा सा क्या है, पौधा है, ठीक है, ये इसका फ्लावर, देखो क्या होगा, ये फ्लावर होगा, फिर इसमें क्या बनेगा, इसमें फ्रूट बनेगा, और फ्रूट में क्या होगा, सीड होगा, और ये सीड जब फिर यहाँ ग्राउंड पे आएगा तो ये भी एक नया पौधा बनाएगा, ठीक है। यही है हमारा रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन। अब देखो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितनी टाइप का? 3 टाइप का। वो कौन कौन सा है? पहला होता है कायिक, ठीक है, कायिक, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो दूसरा हमारा होता है वो होता है लिंगी, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो तीसरा होता है इसको कहते हैं अलिंगी, ठीक है, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा ये जो सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हुआ? 3 टाइप का। अभी देखो ये जो हमारा कायिक रिप्रोडक्शन है, कायिक प्रजनन है, देखो इसमें क्या है, काया मतलब क्या होती है, बॉडी। अभी मान लो मैं अपना एक अंगूठा यहाँ से काट के जमीन में फेंकूं और नए बायोलॉजी के टीचर मेरे समान ही बन जाए, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे? कायिक रिप्रोडक्शन, मतलब कायिक प्रजनन। मतलब अगर सोमैटिक बॉडी से नया कोई ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है उसे क्या कहेंगे? कायिक प्रजनन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही सच्चा सा एग्जांपल है। एक आपने
नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूँ। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लेनेरिया इसका नाम है। क्या नाम है? प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होता है ना, अगर मान लो आपको यहाँ इसको यहाँ से काट दो, ठीक है, काट के निकाल दो, निकाल दिया भाई, देखो ये देखो, एक भाग इधर रह गया, एक भाग इधर चला आया, और एक भाग ये, एक भाग, दो भाग, तीन भाग। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो तीन भाग इसमें बने हैं, तीनों के तीनों भाग ही फिर से पूरे प्लेनेरिया को बना लेते। ये बीच वाला ऊपर और नीचे को बना लेगा, ये जो ऊपर वाला है ये बीच वाले को बना लेगा और नीचे वाले को बना लेगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला, ये देखो जो नीचे वाला है ये बीच वाले और ऊपर वाले भाग को बना लेगा। ठीक है, ये प्लेनेरियम, इसमें क्या हुआ, ये देखो इसकी ये बॉडी थी, ये टूट गई और तीन भागों में टूट गए, फिर से ये जो तीन भाग थे, तीन नए प्लेनेरिया बना दिए। ठीक है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? कायिक रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। ठीक है, और भी एग्जांपल से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन तो उसमें डिटेल बताऊंगा। ठीक है, बहरहाल इतना ही जान लो। ठीक है, अभी देखो जो दूसरा होता है लिंगी, लिंगी जनन में ये देखो कि इसमें यह होता है कि दो पेरेंट, मतलब दो पेरेंट होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। ठीक है, ये देखो मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखो देखो, ये देखो एक नर को देखो ऐसे डिनोट करते हैं, मादा को ऐसे। ठीक है, अब ये देखो नर है, ये मादा है। अभी देखो ये क्या करेंगे, ये करेंगे मियोसिस, और मियोसिस के फलस्वरूप इसमें बनेगा गैमीट। ठीक है, ये नर पक्ष से आएगा और इसमें भी मियोसिस होगी और इसके फलस्वरूप बनेगा गैमीट। मियोसिस कुछ नहीं होता, एक तरह का सेल डिवीजन होता है, मतलब सेल डिवीजन मतलब होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, और ये एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर मान लो 46 गुणसूत्र ह्यूमन के केस में होते हैं तो 46 से इस डिवीजन के फलस्वरूप रह जाएंगे 23, आधे हो जाएंगे। मतलब अगर इसमें 46 थे गुणसूत्र, इसमें कितने रह जाएंगे? 23। ठीक है, बहरहाल इस चीज को यहाँ पे हमने फोकस नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, ये नर से गैमीट बना, ये मादा से गैमीट बना। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, इसमें होता है फ्यूजन। ठीक है, और इस फ्यूजन की घटना को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। अब देखो ये जब ये दोनों गैमीट मिलेंगे आपस में तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, और जब दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो एक सेल बनेगी ऐसे, इसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब देखो ये जो जाइगोट है ये फिर से और डेवलप करेगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, और ये एक मास ऑफ सेल बहुत बड़ा ऐसे बना लेगा। देखो ऐसा, ये देखो ऐसे ही बना लेगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो फिर से डेवलप करके बनाता है किसी भी प्राणी को। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम एक प्राणी है, इससे पहले हम क्या रहे होंगे? इससे पहले हम एम्ब्रियो रहे होंगे, और एम्ब्रियो से पहले क्या रहे होंगे? हम जाइगोट रहे होंगे, और जाइगोट से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, इससे पहले हमारे मम्मी और पापा रहे होंगे। ठीक है, यहीं से हमारी लाइफ शुरू हुई है। ठीक है ना, तो ये देखो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लिविंग बायोलॉजिकल फिनोमेना है। ठीक है, लेकिन 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 देखो कुछ अपवाद यहाँ पे आते हैं। जैसे आपने कभी खच्चर का नाम सुना है क्या? खच्चर, देखो खच्चर कैसे बनता है, ये देखो है हमारा खच्चर। ठीक है, इंग्लिश इसको कहते हैं म्यूल। ठीक है, ये कहां से आया है? ये भैया आया है वहां से जब हम हार्स, मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, हार्स, और डंकी मतलब होता है गधा। ठीक है, जब हमने हार्स और डंकी में हमने मेटिंग कराई तो जो स्पीसीज हमारी बन के आई उसको क्या कहते हैं? खच्चर। इस खच्चर में घोड़े के भी कैरेक्टर होंगे और गधे के भी कैरेक्टर होंगे। ठीक है, ये एक हो गया। और मैं मजे की बात ये बताऊं कि ये जो खच्चर होता है इसमें अपने समान बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये इनफर्टाइल होते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो इनफर्टाइल कपल्स, इनफर्टाइल कपल्स, इसका मतलब होता है बांझ पुरुष और स्त्रियां। तो आप जानते हैं जो बांझ होते हैं उनके पास बच्चे नहीं होते।
ठीक है। तो ये देखिए दो एक्सेप्शन मिल गए, मतलब खच्चर ये लिविंग तो है, ये जीवित तो है, इसके पास लाइफ है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करके अपने समान बच्चे नहीं पैदा कर सकता। ये देखिए इनफर्टाइल कपल से बांझ पुरुष और स्त्रियां हैं, ये भी अपने समान बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा रिप्रोडक्शन था ये भी फ्लॉप हो गया। ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, मतलब शुरू के ये जो थे दो थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों के दोनों ही डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ये दोनों पूरी कंप्लीट अच्छी तरह से ये नहीं बता सकते, कंप्लीटली ये नहीं बता सकते कि ये लिविंग बीइंग का ही फिनोमेना है। ठीक है, अब हम तीसरे पे आते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। ठीक है, जैसे मान लो आप अपने क्लास में बैठे हो, आपके पीछे वाले ने आपको पेन चुभोया, आपने घूम से एक थप्पड़ मारा, ये होता है चेतना। मतलब उसने आपको पेन चुभोया, आपको पता चला, आपके नर्वस सिस्टम ने कहा पीछे से पेन चुभ रही है, आपके दिमाग के पास मैसेज गया, दिमाग ने कहा पीछे देखो, तो आपने देखा पीछे लड़का बैठा, उसने आपको पेन से चुभोया, तब आपने उसने दिमाग ने कहा कि भैया मार उसको एक हाथ, तब आपने उसे मारा। ये देखो ये क्या होता है, चेतना होती है। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे तो उसने पेन को चुभाया तो आपको पता चला। ठीक है, पहली प्रोसेस हुई, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। उसने आपको पेन चुभोया, आपको सेंस हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने उसको थप्पड़ मारा, ये है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो जो कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना होता है, और चेतना में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेंसिटिविटी, क्या होता है सेंसिटिविटी, और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या होता है रिस्पांस। देखो सेंसिटिविटी मतलब कोई बाहर से अगर स्टिमुलस आ रहा है, कोई बाह्य उद्दीपन आ रहा है, तो उस चीज को अनुभव करना होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, और जो ये जो रिस्पांस है, मतलब जो बाहर से उद्दीपन हमको मिला उस पर हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये पूरी तरह से किसी भी लिविंग बीइंग को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये हमारा हो गया कॉन्शियसनेस। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, जिससे कुछ लोग पीएचडी करके बैठे होते हैं, कहते हैं सर ये जो कोमा में पेशेंट होते हैं वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इस चीज को एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, इसलिए मैं इसका डिस्कस कर रहा हूं। तो पूछते हैं सर जो कोमा में पेशेंट है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। मैं आपको बताऊं कि वो, अगर मुझे कहना होगा कि क्लिनिकली वो डेड है, क्यों, क्योंकि वो माइंड डेड है। ठीक है, और क्लिनिकली ये कह दिया जाता है कि जिसका माइंड डेड कर गया है वो डेड है, लेकिन वो जिंदा है। कहाँ जिंदा है, प्रोटोप्लाज्म लेवल पर जिंदा है। देखो बहुत लोगों को कॉन्शियसनेस को, मतलब चेतना को ब्रेन से रिलेट करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, कहते हैं कि भैया जिसके पास ब्रेन है वो कॉन्शियस है, लेकिन ऐसा क्या है, क्या देखो प्लांट नहीं होती है, क्या ये कॉन्शियसनेस नहीं दिखाते हैं, क्या इनके पास चेतना नहीं होती है, होती है। क्यों, देखो आप अपने आसपास देख सकते हो, जैसे आपने धान की खेती लगाई इस समय, ठीक है, अगर मान लो इसके पास और भी बड़े बड़े पेड़ है, इसको प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो आप देखोगे ये पौधे कमजोर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको बाहर से प्रकाश कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये बाहर से प्रकाश को कम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए कम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये देखो बाहर से कम जब स्टिमुलस प्राप्त करेंगे तो रिस्पॉन्स कम देंगे। ठीक है, ये चेतना है। अभी देखो बैक्टीरिया होता है, क्या ये बैक्टीरिया के पास चेतना, ये चेतना प्रदर्शित नहीं करता। क्या बैक्टीरिया पे आप प्रकाश डालो तो क्या ये रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा, ये रिस्पॉन्स शो करेगा। इसका मतलब ये कि ये भी, इसमें भी चेतना है, लेकिन इसके पास क्या ब्रेन है, ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्शियस है, इसके पास चेतना है। और देखो मैं फंजाई की बात कर लूं, एल्गी की बात कर लूं, तो सब के सब कॉन्शियस है, लेकिन इनके पास ब्रेन नहीं है। ये कैसे कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है प्रोटोप्लाज्म लेवल पर। कहां, प्रोटोप्लाज्म लेवल पे ये कॉन्शियस है, लेकिन इनके पास ये ब्रेन लेवल पे कॉन्शियस नहीं है। ब्रेन लेवल पे सबसे अच्छा जो कॉन्शियसनेस का एग्जांपल मिलता है वो है ह्यूमन, इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, तो जो हमारे तीसरा ये कैरेक्टर था कॉन्शियसनेस, ये भी पूरी तरह से डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय। कुछ नहीं होता, देखो बहुत देखने के लिए बहुत बड़ा सा वर्ड है उपापचय, कुछ नहीं। देखो पहले जब लाइफ का ग्रोथ हो रहा था तो आपने सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा कि लाइफ बनी थी समुद्र में,
कुछ केमिकल्स थे ऐसे, एक जगह एक्यूमुलेट हो गए, बटुर गए ऐसे, ठीक है, इसको कह दिया गया कि भैया ये कोएजरवेट्स है, ठीक है, क्या है, कोएजरवेट्स है। और फिर ये कोएजरवेट्स, इनमें क्या हुआ, ये जो कोएजरवेट्स थे इनमें फिर से बाहर से एक बाउंड्री वाल ऐसे बन गई, और ये जो केमिकल था वो बाहर से आ गया अंदर, ठीक है, और इसमें बन गया न्यूक्लियस, ठीक है। अभी देखो ये क्या, जो कोएजरवेट्स थे, क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, लेकिन अभी जब ये इस फॉर्म में आ गया है, इसमें जो सारी केमिकल रिएक्शन चलेंगी, इसमें बहुत सी केमिकल रिएक्शन चलेंगी, रेस्पिरेशन की चलेंगी, और यहाँ पे देखो बहुत सारी, जैसे अगर ये प्लांट है तो इसमें फोटोसिंथेसिस की भी रिएक्शन चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी, और बहुत और भी साइकिल्स होती है। तो इनमें इस सेल में जितनी भी रिएक्शन चल रही है सबको मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं सर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए बड़ा मजेदार है, कहते हैं कि इसमें जो सारे रिएक्शन चल रही है वो लिविंग रिएक्शन है, ठीक है, लिविंग रिएक्शन है। अच्छा, इन सभी लिविंग रिएक्शन को मिला के क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अभी देखिए जो मेटाबॉलिज्म होता है दो टाइप का होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो कुछ लोग कहते हैं सर जी अगर मान लो एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में मान लो कोई लिविंग रिएक्शन चल रही है, तो ये बताइए कि ये टेस्ट ट्यूब लिविंग है कि नॉन लिविंग है। भैया ये जो टेस्ट ट्यूब है ये नॉन लिविंग है। हाँ, मैं आप ये बात मानता हूँ कि इसमें जो रिएक्शन चल रही है वो लिविंग है, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब लिविंग है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो लिविंग सेल बनी है सिर्फ किसी एक रिएक्शन के चलने से ये लिविंग नहीं है। क्यों? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या आप सिर्फ रेस्पिरेशन करने से जिंदा रह सकते हैं या फिर आप डाइजेशन करने से जिंदा रह सकते हैं? नहीं, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको सारी क्रियाएं करनी होंगी, आपको सारी रिएक्शंस करनी होगी, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है कोई एक रिएक्शन नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस का समूह होता है, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अगला आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेटाबॉलिज्म होने के लिए क्या सेल का होना आवश्यक है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती। इतने सारे रिएक्शंस को एक किसी टेस्ट ट्यूब में पॉसिबल होना, दैट इज इम्पॉसिबल। एक रिएक्शन में, एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन हो सकती है, लेकिन एक सेल में हजारों सैकड़ों रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। ये होता है। देखो इतने जो कैरेक्टर है मैंने 5 बताया, और भी है लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो देखो पहले ये जो थे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमने पहले बताया, ये जो होते हैं ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और ये जो नीचे के 3 है कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चेतना, उपापचय और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्शियसनेस होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है सेंसिटिविटी, दूसरा क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। बहरहाल इसको फिर से बताऊंगा अभी जब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एनसीईआरटी। स्ट्रिक्ट मैं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं, ठीक है।